खबर ये कि दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ है। मशहूर इलाका करोल बाग का इलाका, जहां पर एक मॉल में बीती शाम भीषण आग लगी थी और इस पर अभी तक करीब 12 घंटे बाद भी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 घंटे से यह मॉल धधक रहा है, यहां पर भीषण आग लगी हुई है, अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है इस आग पर। घटना करोल बाग मार्केट में विशाल मेगा मार्ट की है, जहां पर बीती शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था जब पहली मंजिल पर यह आग लगी, जिसके बाद फायर और पुलिस को सूचित किया गया। जानकारी के मुताबिक इतनी देर में स्टोर के अंदर से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर 15 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। बता दें कि इस मार्ट में कोई भी खिड़की नहीं होने की वजह से फायर ब्रिगेड को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यह तस्वीरें भी आप देख रहे हैं विशाल मेगा मार्ट की तस्वीरें हैं, जो कि करोल बाग के मार्केट में स्थित है। यहां पर भीषण आग लगी और कल शाम 6:30 बजे आग लगी थी, जिस पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि जैसे ही पहली मंजिल में आग लगती है, वैसे ही सभी को इस मॉल से बाहर निकाला जाता है, सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास चलते हैं। हालांकि अभी तक आग बुझाने का कार्य चल रहा है और भीषण ये आग लगी थी। लाखों के नुकसान की, करोड़ों के नुकसान की जो आशंका है वो यहाँ जताई जा रही है। विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पर घर का हर तरह का सामान यहाँ पर उपलब्ध होता है। बड़ी संख्या में लोग अपने घर का सामान शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका। करोल बाग में तब अचानक अफरा तफरी मच गई जब बाजार में मौजूद विशाल मेगा मार्ट में आग के शोले भड़कते दिखे। तेजी से आग भड़कने के बाद विशाल मेगा मार्ट से ग्राहकों को बाहर निकाला गया और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ियां मौके पर आईं, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के पसीने छूट गए। वहीं हालात बिगड़ते दिखे तो फिर करीब 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के करोल बाग इलाका, जहां के विशाल मेगा मार्ट में आग लगी और तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। फिलहाल मौके पर 15 फायर टेंडर्स मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है दमकल कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। क्या सूरत हाल है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बड़ा स्टोर जिसमें बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर बना हुआ था। बड़ी बिल्डिंग है, एक बड़ा ब्रांड जिसका मेगा स्टोर यहाँ पर था। आसपास की दुकानों में भी आग का खतरा मंडराने लगा था, जिसे देखते हुए सबसे पहले आसपास की दुकानों को बंद कराया गया। वहीं एक बार ये आग बुझती दिखी, जो कुछ ही देर में फिर भड़क गई। ऐसे में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इसी खबर से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बड़ी खबर यह कि करोल बाग अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया जा रहा है ये व्यक्ति अंदर लिफ्ट में फंस गया था। अभी तक मौत की हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर मिल रही है कि एक मौत की आशंका, एक व्यक्ति जो कि लिफ्ट के अंदर फंस गया था। सुशील पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अभी आग की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी तक 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। साथ ही जानकारी मिल रही कि एक व्यक्ति की मौत की आशंका यहाँ पर है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो थर्ड फ्लोर पर आग लगी है वहां पर घी और तेल का स्टोरेज था, जिसके मद्देनजर अभी जो आग बुझाने की प्रक्रिया है थर्ड फ्लोर पर वो लगातार जारी है और इसीलिए इस पूरे मामले में अभी फायर टेंडर की जो अतिरिक्त गाड़ियां हैं वो आग बुझाने का काम कर रही है। हालांकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर कूलिंग का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि एक मेगा स्टोर था, बड़ा स्टोर था, इसलिए इस मामले में जो सामान है वो बहुत ज्यादा जले हुए हैं। क्योंकि जिस तरह विशाल मेगा मार्ट बना था उसके तमाम सुविधा थी और लिफ्ट से उसमें एक व्यक्ति के फंसे होने की आशंका थी, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि जब उन्होंने निकाला तो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। ऐसे में एक व्यक्ति की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी फिलहाल थर्ड फ्लोर पर आग बुझाने का काम जारी है, क्योंकि घी और तेल का स्टोरेज एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो आग है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के भीतर शायद फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पा ले, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लगातार 12 घंटे से आग बुझाने का काम जारी है। जी
सुशील, अभी आसपास क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चला है। ऐसे में ये आग दूसरे इलाकों तक ना पहुँचे, क्योंकि करोल बाग रिहायशी इलाका है, दूसरी दुकानें, घर यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? साथ ही साथ ये भी बताएं कि अभी फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ मौजूद है मौके पर, क्या स्थिति है? जी देखिए, आसपास की अगर स्थिति की बात करें तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल उन्होंने विशाल मेगा मार्ट के आसपास जो भी दुकानें हैं उनको उन्होंने एहतियातन खाली करा दिया है। जो बिजली है उसको काट दिया गया है और जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के आने की यहाँ आसपास इजाजत नहीं है। टोटल 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी मौके पे मौजूद है, जो लगातार आग बुझाने का काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो थर्ड फ्लोर है वहां पर सीधे जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। सुशील, अब सीधा सवाल जो कि हर बार ही उठता है, पहले तो आप ये बताएं कि इतनी ज्यादा आग यहाँ पर कैसे भड़क उठी, कि मौका ही नहीं मिला कि इसको काबू में किया जा सके, किस प्रकार से इस आग की शुरुआत हुई? दूसरा ये कि क्या पूरी बिल्डिंग के फायर नॉर्म्स जो होते हैं वो नियमों के मुताबिक थे या फिर नहीं थे? ये देखिए, अभी फिलहाल ये जांच का विषय है, क्योंकि ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जो अभी हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई उस बातचीत के मुताबिक शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह बताई जा रही है बेसमेंट में, और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग गई है। शायद इसकी संभावना है, लेकिन चूंकि अभी जांच का विषय है इसलिए ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। रही बात एनओसी की, तो ये अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो स्टोर के मैनेजर है उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आग बहुत ज्यादा भयानक थी, और किन कारणों की वजह से लगी क्या सवाल यहाँ पर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग जहाँ पर अगर तमाम जो फायर नॉर्म्स हैं उनका पालन किया जा रहा होता तो शायद इतनी ज्यादा ये आग भयावह स्थितियों में फैलती हुई नजर नहीं आती। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक सनकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक साजिश के तहत एक घर को जलाने का प्रयास करता दिखा, और इस साजिश की भनक ना तो वहां से गुजरने वाले लोगों को लगी और ना ही घर वालों को इसकी जानकारी लग सकी। घर के बाहर रखे सामान पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। आग धधकते ही दबे पांव वहां से भाग निकला। शाम करीब 5:30 बजे ये व्यक्ति बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा था। वहां से गुजर रहे लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये किसी घर को जलाने जा रहा है। धीरे से गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। बिना समय गवाए वहां रखे सामान और खिड़कियों पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसके बाद आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग लगाने वाले की बहन पार्वती ने बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। देनदार ने जब बार बार वापस करने को कहा तो वो नाराज हो गई और अपने भाई के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। उसी प्लान के तहत घर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन संयोग ठीक था कि घर वाले अंदर मौजूद थे। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग आए। समय रहते आग को काबू किया गया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। सिर्फ बाहर का हिस्सा ही झुलस पाया, आग अंदर नहीं पहुंची। और अब बात गुजरात की, जहां के खेड़ा में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग यहां पर इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। दमकल की कई गाड़ियां भीषण आग पर काबू पाने में जुटी हुई नजर आई। ये काले धुएं का गुब्बार और आग के लपटे समझने के लिए काफी है कि आग कितनी भयंकर लगी। आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी, जिससे आग तेजी से फैल गई। काले धुएं से दिन में ही अंधेरा छा गया। हर तरफ फैली आग की लपटों को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस प्लास्टिक गोदाम के बगल में ही राइस मिल भी है, जिससे इलाके में आग फैलने का खतरा बढ़ गया। घटनास्थल पर जेसीबी को भी लगाया गया। राहत की बात यह रही कि आग की वजह से किसी की हताहत होने की सूचना नहीं। आग क्यों लगी ये अभी तक पता नहीं चल सका है। तो वहीं दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। चैनपुरा स्थित इस गोदाम में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन आग से काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। जिसके बाद गोदाम से आग लगने की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि आसपास धुआं फैल गया था। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई, लेकिन गोदाम में कबाड़ होने की वजह से आग बेकाबू होती गई। इसके बाद दूसरे फायर स्टेशन से भी गाड़ियां मंगवाई गईं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एक कार और बाइक समेत गोदाम में रखा सारा सामान जल गया।
पराठे खाने के शौक ने दिल्ली के पास 3 दोस्तों की जान ले ली। दरअसल 4 दोस्त मिलकर दिल्ली से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद मूर्थल में पराठे खाने के लिए गए थे, लेकिन वहां से ये दोस्त कभी वापस नहीं आ पाए। मूर्थल के पराठों का स्वाद चखने के बाद तीनों अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी की एक ट्रक से टक्कर हो गई और 3 घर के चिराग बुझ गए। अपने पराठों के लिए मशहूर मूर्थल के ढाबों में देश विदेश से लोग आते हैं। यूपी के रहने वाले विशाल, करण और प्रिंस ने भी इसी स्वाद के लालच में गाड़ी उठाई और हाईवे पर निकल लिए, लेकिन उस दौरान बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन थी। आगे एक हाईवे पर जाकर इसी फिसलन की वजह से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और फिर जो हुआ उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। बैलेंस बिगड़ा तो उन लड़कों की कार एक ट्रक से टकराई, फिर कार में आग लगी और 3 लड़कों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिस कार की प्रतीकात्मक तस्वीरें आपने देखी, उसकी मौजूदा तस्वीर देखकर आप उस वक्त का मंजर याद कर सकते हैं जब वो लड़के इसमें जले होंगे। अलग अलग इलाकों में इस वक्त बारिश का दौर जारी है और बारिश के बीच सरकारी दावों से ठीक उलट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जल जमाव की वजह से सड़क में गड्ढे बने हुए हैं। जबलपुर में तो एक परिवार ऑटो सहित गड्ढे में ही समा गया। ऑटो अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक गड्ढे में गिर गया। ऑटो ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे मौत का कुआं है। वो सवारी समेत गड्ढे में समा गया। ऑटो के पलटते ही मदद के लिए एक युवक आगे बढ़ा। ऑटो में सवार एक व्यक्ति भी तुरंत शरीर का आधा हिस्सा बाहर निकालकर अपने परिवार को बचाने में जुट गया। सबसे पहले एक बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, फिर दूसरे बच्चे को बचाया। उसके बाद एक महिला और ऑटो ड्राइवर बाहर निकले। दूसरी महिला ऑटो के पीछे से बाहर आई और इस तरह पूरा परिवार बच गया। ये वीडियो जबलपुर के गाजीबाग का है। ऑटो वाला 5 सवारियों को लेकर जा रहा था। जलभराव की वजह से क्षतिग्रस्त नाला नहीं दिखा और लेफ्ट टर्न होते ही गड्ढे में चला गया। संयोग ठीक था कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे ने जबलपुर में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आइए अब आपको 2 मिनट के अंदर दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में खेल जगत की बड़ी खबरें। भारत ने बर्मिंघम टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड पर 244 रन की लीड बनाई है। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 64 रन, केएल राहुल 28 रन तो करुण नायर 7 रन बनाकर खेल रहे थे। पहली पारी में भारत को 180 रन की लीड मिली थी। भारत की पहली पारी के 587 रन के जवाब में इंग्लैंड ने बर्मिंघम टेस्ट में 407 रन बनाए। जेमी स्मिथ ने 184 रन तो वहीं हैरी ब्रूक ने 158 रन की पारी खेली है। इंग्लैंड ने 84 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद वापसी की। भारत के मोहम्मद सिराज ने बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट झटके तो वहीं आकाशदीप के इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को आउट किया तो वहीं बाकी गेंदबाज विकेट लेने में नाकाम रहे। भारत के प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में काफी महंगे साबित हुए। 13 ओवर्स की गेंदबाजी में उन्होंने 72 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा को कोई विकेट नहीं मिला। लीड्स टेस्ट में भी इकोनॉमी रेट 6 रन से ऊपर था। बर्मिंघम टेस्ट में एक बार फिर भारतीय टीम ने कैच छोड़े हैं। शुभमन गिल ने 63 रन पर हैरी ब्रूक का मुश्किल कैच छोड़ा तो वहीं ऋषभ पंत ने 121 रन पर जेमी स्मिथ को जीवन दान दिया। 2 कैचेस छोड़ना भारत को 100 रन से ज्यादा महंगा पड़ गया। बड़ी खबर मिल रही है बिहार से, जहां की राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी। पटना में बड़े उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उद्योगपति गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि कार से उतरते समय गोपाल खेमका को ये गोली मारी गई है। अपार्टमेंट के पास बदमाश गोली मारकर वहां से फरार हो गए। मगध अस्पताल के मालिक भी थे गोपाल खेमका, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? अभी पुलिस की जो तफ्तीश है कहां तक पहुंची है? देखिए, देर रात की घटना है, बड़ी घटना हुई है। आपको बता दें, बेखौफ अपराधियों ने बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका को गोलियों से भून डाला है। घटना गांधी मैदान थाना इलाके की है। गोली लगने के बाद उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी जो है वो मौत हो गई है। अपराधी बाइक पर सवार थे, घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अब उन्होंने इस घटना को क्यों अंजाम दिया ये अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जो है वो जांच में जो है वो जुटी हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से गांधी मैदान राम गुलाम चौक स्थित अपने घर के समीप उतर रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन्हें जो है वो गोली मार दी। घटनास्थल पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सीसीटीवी कैमरों को जो है वो
खंगाला जा रहा है। अपराधियों को पकड़ने की लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें, गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी गोली मारकर हत्या 6 वर्ष पूर्व जो है वो कर दी गई थी। वैसे आपको बता दें, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की टीम जो है वहां देर से पहुंची है। वैसे बड़ी बात यह है कि पास में ही वहां पर जो है गांधी मैदान थाना भी है। आपको बता दें, गोपाल खेमका जो है बड़े बिजनेसमैन थे, उनका अस्पताल है, पेट्रोल पंप भी है, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी घटना हुई है, कानून व्यवस्था एक बार फिर जो है सवालों के घेरे में है। ठीक शशांक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर लगातार, क्योंकि सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जाते हैं। तो 20 साल के बाद आज ठाकरे बंधु एक साथ एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। मुंबई के वर्ली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मराठी अस्मिता का झंडा बुलंद करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी बना मराठी की जंग छिड़ गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी अपनी सियासी जमीन को साधने के लिए सुविधा के मुताबिक हर किसी ने चुप्पी साध रखी है। वरना बताइए, अगर कानून के डंडे का डर होता तो किसी की हिम्मत क्या हो सकती थी कि सिर्फ मराठी भाषा ना जानने के अपराध में किसी की सरेआम पिटाई करके उसे नीचा दिखाया जाता। लेकिन सब कुछ आंखों के सामने ही हो रहा है। भैया वर्सेस भाऊ की इस जंग में वोट बटोरने के लिए इसे अब हिंदू मुसलमान का रंग भी दिया जा रहा है। ये आपस में मारपीट की कोई आम तस्वीर नहीं है। ये वो तस्वीर है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैं ऐसे गलती नहीं करूँगा। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। समझने में कोई भूल मत करिएगा, क्योंकि सॉरी किसी गलती के लिए नहीं बल्कि गैर मराठी होने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग पहले निवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हमारे स्टाइल से काम करते हैं। सुन रहे हैं ना, खुद को कानून से ऊपर समझने वाले ये राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सैनिक हैं, जो महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के ठेकेदार बने हुए हैं। कुछ गलतियां होती है ना, और वो गलतियां ऐसी है कि हमारे मराठी के अस्मिता के ऊपर आई, लेकिन क्यों मारा? और विचार एक ही देख रहे हैं, बाकी लोग भी लेते हैं दरबार फरबार, उसमें क्या होता है? तो ये तो दरबार नहीं था, वो सबक थी कि बाबा ऐसा मत करो। तेवर देख लीजिए मैडम के, मराठी नहीं बोलोगे तो थप्पड़ मारकर सबक सिखाएंगे। चलिए, सही गलत और न्याय अन्याय की बात तो इनसे बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि मसला क्या है। भैया वर्सेस भाऊ का पहला एपिसोड 29 जून को शुरू हुआ था। तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोलने का? अरे मार गया। क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, हमको थोड़ी मालूम है, कभी कंपलसरी हुआ सीखने का, सीखना पड़ेगा। तस्वीरें मुंबई से सटे मीरा रोड की हैं, जब 29 जून की रात करीब 10:30 बजे जोधपुर स्वीट्स के मालिक को राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए घेरे हुए थे क्योंकि उन्हें मराठी नहीं आती है। महाराष्ट्र में ना इतना मालूम, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा गजब की गुंडागर्दी है। अगर राजस्थान का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में जाकर मिठाई की दुकान चलाता है और कहता है कि यहाँ सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसी की दुकान में खड़े होकर थप्पड़ों की बरसात कर दी जाएगी। म्युनिसिपालिटी वाले है ना, 7-8 लोग आए दुकान के अंदर,
और उसके बाद में 4 जन है कैश काउंटर पे गए, वो है ना सीधा है ना पानी का बोतल मांगा, तो जो कैशियर मेरा था उसने बोला कि छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए पानी का बोतल, तो उन्होंने बोला कि हिंदी मराठी में बात कर, तो मराठी बात के ऊपर बोलने के बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। 2 दूसरे भी स्टाफ बाजू में खड़े थे, उनको भी बोलते हैं कि भाई मराठी बोलने का और महाराष्ट्र में दुकान है तुम्हारा, मराठी में बात करने का, ऐसा करके ना अंदर से मराठी में बात नहीं किया तो तुम्हारी दुकान पर तोड़ देंगे, तुमको जैसे भगा देंगे। मीरा रोड के जोधपुर स्वीट्स में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के दुकानदार बाबूलाल चौधरी पर मनसे कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पिटाई की। ये वही घटनास्थल है, 29 जून की रात की बात है जब ये पूरी वारदात यहाँ पर हुई, जिसके बाद 7 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। सवाल कार्रवाई को लेकर उठ रहे हैं कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पूरे मीरा रोड में व्यापारी संघ ने बंद भी बुलाया था, उसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई बड़े स्तर पर नहीं देखी। मामले ने तूल पकड़ा तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के संजय निरुपम दुकानदार से मिलने पहुंचे और MNS की गुंडागर्दी पर सवाल उठाए। जो कमजोर लोग हैं ना उन पे हमला करते हैं, जो मजबूत हैं उनसे जाके लड़के दिखाइए ना। बड़े बड़े अदानी अंबानी से मिलने जाते हैं, मराठी में बात करते हैं क्या वो लोग? तब जब वो हिंदी में बोलते हैं तो उनको थप्पड़ मारते हैं क्या? तो बेचारे जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको क्यों सताते हैं? लेकिन राज ठाकरे की पार्टी के जिला अध्यक्ष को सुनिए, जो बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी गुंडागर्दी को जायज ठहरा रहे हैं। वो जिस तरीके से वो आदमी एटीट्यूड दिखा रहा था या जिस तरीके से हमारे लोगों से बात कर रहा था, तो वहाँ दूसरा कोई भी मराठी आदमी होता तो उसके साथ वही करता। ये क्या पहली बार हो गया क्या हम मराठी में बात नहीं करेंगे तो क्या हम लोग मारते रहते हैं क्या? मीरा रोड पुलिस के मुताबिक अब तक 7 MNS कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इन सबको पूछताछ के लिए 2 दिन में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं, लेकिन कानून का डर होता तो 2 दिन में कुछ अलग तस्वीर सामने आती। तस्वीरें 1 जुलाई की हैं, जब मुंबई से सटे ठाणे में मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस हो रही थी। बहस हाथापाई में बदल गई और फिर ग्राहक को पीटकर लहूलुहान कर दिया गया। दुकानदार को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, यानी कानून के हिसाब से जो करना चाहिए था वो कर दिया था। लेकिन ग्राहक को न्याय दिलाने के लिए उद्धव ठाकरे के पूर्व सांसद राजन विचारे बीच में आए, क्योंकि ग्राहक मराठी था और दुकानदार हिंदी भाषिक। ये तस्वीरें शिवसेना के पूर्व सांसद राजन विचारे के कार्यालय की हैं, जहां मोबाइल रिचार्ज वाले दुकानदार की पेशी करवाई गई है। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसा गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। कान पकड़कर माफी मंगवाई गई, पैर छुए, लेकिन बावजूद इसके नेताजी के हिसाब से अभी न्याय नहीं हुआ था। इसके बाद दूसरा दुकानदार भी माफी मांगता है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि यहाँ हिंदी वर्सेस मराठी का कोई मामला नहीं है। महाराष्ट्राची ताकद काय ती दाखवली आणि वाद हा जो आहे हिंदी विरुद्ध मराठी, हा वाद जर असेल तर तो वाद भाजपने स्वतःच्या फायद्यासाठी निर्माण केलेला वाद होता। हा GR काढण्याचीही गरज नव्हती। आदित्य ठाकरे भाषा विवाद वाले एंगल से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहानी तो एक कदम और आगे बढ़ गई जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे इसे हिंदू मुसलमान की तरफ ले गए। हमारी सरकार एक हिंदुत्व विचार की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत गंभीर है, मगर जो एक्शन लिया जाएगा वो आप कुछ दिनों के लिए रुकिए। जब जेल के बाहर निकलेंगे ना, तब उनके चलने की स्टाइल से आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार कुछ सहन करने वाली है नहीं, कि हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार आई है वो हिंदू समाज के वजह से ही आई है। मुंबई छोड़ने की इस बात के लिए नितेश राणे की तारीफ करनी चाहिए कि वो खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू समाज की वजह से ही वो सरकार में है, इसलिए हिंदुओं पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन हिंदू तो महाराष्ट्र के मराठी भी हैं, और शायद इसीलिए नितेश राणे ने साफ कर दिया कि हिंदुओं पर हो रहे हमले इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं।
जिनके वजह से आज हम मंत्री और हम मंत्रालय में बैठे हैं, कोई उनके तरफ अगर गंदी नजर से देखते होंगे ना, तो आप कुछ भी मेरे को बताइए, बोलिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर हम लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये जो हाथ उठाने वाले हैं ना, ये जिहादियों से कम नहीं है। जो ये जिहाद इस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं, गजवाए हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति का वोल्टेज हाई है और इसीलिए नीतीश राणे के हमले का जवाब देने में राज ठाकरे की पार्टी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और हिंदू और हिंदी के बीच का फर्क समझाने आ गए। I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. See, even Marathi people got beating from some Beparis in Thana. What Nitesh Rane has to say about this? Does he agree to that? If anybody insults Marathi, त्याच्या कानाखालीच पडणार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्जेंटीना दौरा, जिसको लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बोका जूनियर स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ियों से भी मुलाकात करने का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का है। आपको बता दें कि इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के दौरे पर थे और अब अर्जेंटीना पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त है। यहां का जो डेलीगेशन है उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचा। राष्ट्रपति जेवियर के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, साथ ही फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी संवाद करेंगे। कई अहम समझौतों पर इस दौरे के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीदें हैं और भी ज्यादा मजबूती दोनों ही देशों के रिश्तों को लेकर उम्मीद यही जताई जा रही है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।